हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी आज की ये क्लास आपकी प्राचीन इतिहास की मास्टर वीडियो होने वाली है, जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए इस क्लास को डिजाइन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजों को ट्रिक्स से समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको, और बहुत ही सरल ट्रिक्स जो कि आपको आपके एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से याद रहे। तो इस वीडियो का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने मजे मजे में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ये पेपर 2 के लिए है, जिसने एसएसटी चुना है अपना पेपर 2, उनके लिए ये क्लास है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही दमदार क्लास होने वाली है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिए और एक अच्छे काम की शुरुआत करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर मोड़ देने के लिए अब शुरू करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री की मास्टर वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। इस क्लास में मैंने चीजों को बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन किया है, आपको समझ आए जिससे इजिली, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सारी चीजें आपको ऐसी दिमाग में छप जाएगी कि आप उसको भूलेंगे नहीं। और लेकिन आपको इसमें एक छोटी सी चीज थोड़े से टाइम के लिए मैनेज ये करनी है कि शुरुआत में मैंने जो जल्दी में नोट्स बनाए हैं तो उसमें थोड़ी सी मेरी राइटिंग यहाँ पर गंदी दिख रही है ना, लेकिन समझ में आएगी। कुछ तो मैं समझाऊंगी भी बोल करके, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी यहाँ पर साफ वाली राइटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा बस आपको इतना सा मैनेज करना है, बाकी आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करेंगे कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से, और कहाँ तक लेकर के जाएंगे? अपने आधुनिक भारत के इतिहास तक। जो और आधुनिक भारत का इतिहास मैं आपको इससे पिछली मास्टर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, तो वहां से लिंक करके इसको आज की क्लास को मैं छोड़ूंगी क्योंकि आगे का हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, पेपर में आ जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी या कोई और, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग इस सभ्यता में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस पद्धति से चलता है कि कितनी पुरानी है, तो कार्बन 14 या कार्बन 14 पद्धति की मदद से इसके समय का पता चलाया गया। और इसमें आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करती जाऊंगी, बस आप उतना उतना याद रखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह हुई थी हड़प्पा की। और दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जिस स्थल की सबसे पहले खोज होती है तो कई बार उसी के नाम से उस स्थल को भी जाना जाने लगता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कह देते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये है जो पूछी जाती है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी और कब की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ऑन द स्पॉट ट्रिक आपको देती चलूंगी मैं। दयाराम साहनी, देखिए, अगर कोई इंसान ऐसा है जो दूसरों की संपत्ति को हड़पता है ना, कोई क्या है कि जो बहुत ही दूसरों की संपत्ति को क्या करता है? हड़प लेता है, तो उसके सामने जो कमजोर व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि हे दया करो हमारे ऊपर, हे राम दया करो, सारी तो संपत्ति मत हड़पो। तो हड़प्पा
दयाराम, ठीक है, दया से इसको संबंधित ऐसे आप रख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। कहाँ पड़ता है हड़प्पा ये स्थल? ये पाकिस्तान में पड़ता है। आज के समय में कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर है। नदी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, पूछी जाती है कि कौन सी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल, तो रावी नदी के तट पर है। प्रमुख वस्तुएं क्या क्या मिली यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये बताइए कि मातृ देवी की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिलती है या कौन से स्थल से मिली? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, इस प्रकार से आपसे लोथल से, कौन से मिली, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको प्रमुख वस्तुएं भी यहाँ की ध्यान रखनी है, कौन से स्थल से कौन सी प्रमुख वस्तुएं मिलती है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या मिला? यहाँ मिला कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंगीय जानवर और गेहूं जौ और पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते थे। अब आप कहेंगे क्या मैडम ये सारी चीज जरूरी है याद रखनी? नहीं, क्या रखनी है वो मैं अब बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सी 2 फसलें हैं जिनके बारे में सबसे पहले इनको नॉलेज हुई। तो वो एक तो गेहूं और जौ, ये याद रखना है एक तो सबसे पहले आपको। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है एक श्रृंगीय जानवर, जो आपने मोहनजोदाड़ो मूवी अगर देखी होगी तो उसमें वो सिक्का दिखाया गया था, है ना, एक श्रृंगीय वाला, तो वो भी हड़प्पा में मिलता था। इसी के साथ RH-37 कब्रिस्तान जो है वो भी यहाँ देखने को मिला और साथ ही मातृ देवी की मूर्ति। बस ये इसमें आपको इन वस्तुओं के बारे में ध्यान रखना है कि हड़प्पा की प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, वो नृत्य की नहीं है, वो अलग है। कांस्य की जो नृत्य वाली मूर्ति है वो अलग है, ये अलग है। मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 कब्रिस्तान, एक श्रृंगीय, गेहूं जौ और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बस इतना जान लो इसके बारे में। दूसरा क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज की थी किसने? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में, यानी अगले ही वर्ष 1921 में हड़प्पा की हुई, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। और हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदाड़ो आज के समय में। और ये सिंधु नदी के तट पर है, या सिंधु नदी के तट पर कौन सी है? मोहनजोदाड़ो स्थल कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नदी ध्यान रखनी है आपको। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला। अब यहाँ से प्रमुख कौन कौन सी वस्तुएं मिली जो आपको याद रखनी है? तो आपको यहाँ एक तो याद रखना है कि स्नानागार, यानी जो एक बड़ा सा, आपने अगर वो मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो तो आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़ा स्नानागार था, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहा सके, ठीक है। अन्नागार, जिसमें अन्न का भंडारण किया जा सके, तो सबसे बड़ा अन्नागार भी इसी स्थल पे देखने को मिला। इसके अलावा आपको जो यहाँ याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नृत्यकी की मूर्ति, जो कि कांसे की बनी हुई थी, ठीक है, ये यहाँ पर मिली। और पशुपति शिव जी की मूर्ति भी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड ये प्रमुख वस्तुएं यहाँ पर मिली। स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई थी, और पशुपति की मूर्ति। आगे चलते हैं, तीसरा स्थल है चंदहूदड़ो। अब इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना आप रख लीजिएगा कि इसकी खोज किसने की? गोपाल मजुमदार ने, ठीक है। और याद कैसे रखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली? तो महिलाओं से संबंधित वस्तुएं देखने को मिली थी चंदहूदड़ो में, जैसे भाई मेकअप का सामान, जैसे काजल हो गया, है ना, गुड़िया, मन का, सुई धागा, ये महिलाओं से संबंधित चीजें देखने को मिली थी चंदहूदड़ो में। और एक और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दुर्ग रहित स्थान कौन सा है? तो वो भी चंदहूदड़ो है। ये इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। दुर्ग रहित स्थान कौन सा है? चंदहूदड़ो में पड़ता है। तो ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन आपको उतना ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं अंडरलाइन करती हुई चलूँ, हाईलाइट करती हुई आपको बताती हुई चलूंगी, उतना आप इसमें देखते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। जो जरूरी है आपके लिए सिर्फ उतना ही मैं कराऊंगी। आगे बात करते हैं सूतकांगे डोर।
सूतकांगेडोर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता मान लीजिए यहाँ फैली हुई है, तो सबसे पश्चिमी छोर कौन सा होता है? सूतकांगेडोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब ये स्थित कहाँ है? तो दास्क नदी पर स्थित है। बस इतना ही कर लीजिए, भले ही इसके खोजकर्ता की आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका जो स्थल जो है वो गुजरात में पड़ते हैं, उनके नाम देखते हैं। तो गुजरात में कौन कौन से? धोलावीरा, रंगपुर और लोथल। ये तीनों के तीनों कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है तीनों? गुजरात में। अब इनमें से जिसके बारे में आपको जानना है वो है लोथल। क्यों? एक तो देखिए लोथल जो है गुजरात में स्थित है। आप जानते हैं गुजरात जो है भारत का सबसे इधर पश्चिमी वाला हिस्सा है। ठीक है, गुजरात, और यहाँ स्थित है लोथल। लोथल में जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं यहाँ मिलती है, महत्वपूर्ण वस्तुएं है, वो क्या है? बंदरगाह। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे बंदरगाह स्थित है जिनसे व्यापार किया जाता है विदेशों में। तो इसकी यही खासियत थी कि उस समय में भी यहाँ बंदरगाह देखने को मिले, और बंदरगाह को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पतन, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रहा है? लोथल की, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार करने वाली वस्तुएं मिले, जैसे मोहर, हाथी के दांत, इनका व्यापार होता था, है ना। इन बंदरगाहों से जहाज भर के ले जाते थे अलग अलग स्थानों पर। तो ये इसमें आपको याद रखना है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दिशा मापक यंत्र भी आपका इसी में मिलेगा। अच्छा ये बताओ, दिशा मापक यंत्र की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जो कहाँ बंदरगाह पर बंदरगाह से व्यापार करता होगा पानी के जहाज के माध्यम से, उसे ही जरूरत पड़ेगी दिशा मापक यंत्र की। तो वो भी यही मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं, बात करते हैं पंजाब में पड़ने वाला जो स्थल है रोपड़। रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। अच्छा, तो जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो शर्मा जी क्या करे? रो पड़े। ठीक है, शर्मा जी यज्ञ शुरू होते ही रो पड़े। तो ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। और रोपड़ स्थित कहाँ है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सतलज नदी के तट पर। इसकी एक ही खास बात है, बस यही जान लीजिए कि मानव के साथ कुत्ते का शव दफनाने की जो है परंपरा इसमें देखी गई। आगे बात करते हैं बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। खोज करी थी रविंद्र सिंह ने। किसने? रविंद्र सिंह ने। और कौन सी नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी के। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है? बनवाली का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वहां का हल। तो जो मिट्टी का हल था, टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ हल जो है, ये प्रयोग करते थे सभ्यता के लोग। बनवाली स्थल पे जो थे, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ नाली नहीं थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, और जो आपको ध्यान रखना है बस ये है कि हल जो है टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ, या इस प्रकार से हल याद रख लीजिएगा। बनवाली से संबंधित क्या है? हल है प्रमुख वस्तु यहाँ की। चलो आगे चलते हैं। आगे है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी भी, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बस इसके बारे में एक ही फैक्ट आपको जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल एरिया के अकॉर्डिंग ये राखीगढ़ी ही है। ठीक है, राखीगढ़ी। अब लास्ट बचता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इस वाली जो सभ्यता में मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, और महिलाओं के इससे संबंधित एक यहाँ पर चूड़ियाँ मिलती थी। ठीक है, चूड़ियाँ मिली इस सभ्यता से, इस स्थल से, कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसकी एक ट्रिक है कि भाई खोज किसने की वो भी याद हो जाएगा, और क्या क्या मिलता है वो भी याद हो जाएगा। अच्छा, तो कालीबंगा से बनेगा काली बीबी। काली बीबी ये कोड वर्ड है। ठीक है, सिर्फ मजाक में आपको इसको समझते हुए चलना है। तो कालीबंगा से संबंधित काली बीबी। तो आप क्या याद रखें? एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि काली बीबी चूड़ी मांगे, क्योंकि यहाँ चूड़ी मिलती है। तो काली बीबी चूड़ी मांगे, एके थप्पड़ बीके लाल। मतलब एक थप्पड़ पड़ते ही क्या हो गया? उसका
मुंह लाल हो गया और मतलब अपने पति से वो क्या कर रही है, काली बीबी चूड़ी मांग रही है। एक थप्पड़ पड़ते ही क्या हुआ, उसका मुंह लाल हो गया और पति ने क्या कहा कि चल या तो खेत जोत या मिट्टी के खिलौने बना। तो इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड करते हैं, काली बीबी यानी कालीबंगा। क्या मिलेगा यहाँ, चूड़ी मिलेगी। खोज किसने की, ए के थापड़ और बी के लाल, इन दोनों ने खोज की कालीबंगा की, आप भूलेंगे नहीं। और क्या इंपॉर्टेंट है, खेत जोत, यानी खेत जोतने की यहाँ पर प्रचलन मिला और मिट्टी के खिलौने इसी स्थल पर बनाए जाते थे। तो ये इसको थोड़ा सा आप डिकोड इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको यहाँ और क्या याद रखना है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, तो ये थोड़ा सा और याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछा जाता है कि सूरकोटड़ा से क्या मिला, घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है, घोड़े की हड्डी अस्थि पंजर वो कहाँ से मिले, सूरकोटड़ा। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक मैप कह रही हूँ मैं, सॉरी, डायरेक्शंस की हेल्प से बताने की कोशिश की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पूर्वी की अगर बात करें तो यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी बिंदु है। और सब पश्चिम में कहाँ तक फैला हुई है ये सभ्यता, तो पश्चिम में सूतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वहां तक फैली हुई है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक, जिसके जो चेनाब नदी के पास में है, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इतने एरिया में क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये फैली हुई है। याद हो गया आपको ये सारी चीजें, ठीक है, ये चारों आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सभ्यता के अंत के कारण क्या थे, ठीक है, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, तो इसके दो कारण माने जाते हैं। एक तो बाढ़, कि भाई उस समय पर बाढ़ आई होगी जिस वजह से सारी सभ्यता क्या हो गई, इस सभ्यता का अंत हो गया, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये दो कारण माने जाते हैं और इसी के साथ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाती है कंप्लीट। समझ में आई आप सभी को, मजा आया समझने में, बिल्कुल। तो इसको बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरू हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बीच में वैदिक सभ्यता से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर वैदिक सभ्यता की मैं बात करूं, नहीं, इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी हम बौद्ध धर्म से ही शुरू करेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो देखिए सबसे पहले तो आपको इनका संस्थापक पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका सबका संस्थापक तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, ये याद रखना है। इसके साथ इनका जन्म कहाँ हुआ, तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और वो भी शाल वृक्ष के नीचे। ठीक, इसके साथ साथ आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चीजें मैं आपको बहुत डीप पढ़ाना चाहती थी, लेकिन समय को देखते हुए मुझे जो लगता है सही कि जहां जहां से आपका चांसेस है पेपर में आने के, उतनी चीजों को मैं आपको कवर करती हुई चलूं। तो वही देखेंगे। पिताजी का नाम इनके शुद्धोधन था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये मैंने हाईलाइट भी इसी वजह से किया हुआ है कि पढ़ाना कितना है। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, संस्थापक हमने देखा महात्मा बुद्ध, और इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, नहीं तो मैं इसको एक कहानी की तरह समझाती। ठीक है, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम इनकी था माया, लेकिन इनकी माता जी की मृत्यु होने के बाद इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी जी ने किया, गौतमी मौसी ने। अगर आपको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं, उनसे आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको तेज या कम भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं, कम लग रही है तो तेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे, इनके अन्य नाम क्या क्या थे, इनको और किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि एशिया का प्रकाश पुंज इनको कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप पता रखिए। और शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका जो
कुल था वो शाक्य कुल से संबंधित थे, इस वजह से इनको शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से इसके अलावा और क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो ये है कि महात्मा बुद्ध जी ने गृह परित्याग किस अवस्था में किया था, या कितने वर्ष के थे वो समय, उनकी क्या उम्र थी, ये पूछ लिया जाता है। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर का परित्याग कर दिया था, ठीक है। और इस घटना को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका चिन्ह जो है कि उनके गृह परित्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है, ठीक है। क्या है? घोड़ा है। अब देखिए मैं ये चिन्ह आपको एक बार ट्रिक से याद करा देती हूँ। तो चलिए इसकी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं जहां आप आसानी से इसको, आपके लिए मैं इसको लिख करके छोड़ सकूं। तो यहाँ देखिए एक ट्रिक है, पहले सुनिए इसको ध्यान से कि है क्या आखिर ये। सॉरी, तो क्या है ट्रिक? देखिए, कमल सांड का जन्म कराए, बिल्कुल इसको गा के याद रखना आप लोग। कमल सांड का जन्म कराए। क्या कहा मैंने? कमल सांड का जन्म कराए। आगे, घर से घोड़ा भागा जाए, घर से घोड़ा भागा जाए। पहली क्या है? कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए। पीपल ज्ञान का बोध कराए, पीपल ज्ञान का बोध कराए। मृत्यु तो स्तूप कहाए, मृत्यु तो स्तूप कहाए। बस ये है ट्रिक। इससे आपको सीरियल वाइज आपको सारे के सारे क्या याद हो जाएंगे कि कौन सा प्रतीक किस घटना से संबंधित है। अब हमने अभी क्या देखा कि उन्होंने जब घर का परित्याग किया तो उससे संबंधित क्या था? घोड़ा था, है ना। और देखिए वो चीज आपको कैसे कितनी आसानी से याद हुई। देखिए, कमल सांड का जन्म कराए, यानी कमल और सांड ये दोनों किसके प्रतीक है? जन्म के। यानी जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसको किस चिन्ह से, किस प्रतीक से उनको दर्शाया जाता है? तो कमल और सांड के चिन्ह से दर्शाया जाता है, ठीक है, इन प्रतीकों से। बात करते हैं आगे। फिर जन्म के बाद कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई? जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, घर त्यागा। तो घर से घोड़ा भागा जाए, यानी घर से अलग हुए जब वो, कौन सी इस घटना को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? घोड़े से संबंधित, ठीक है। तो घर से घोड़ा भागा जाए। आगे क्या है? पीपल ज्ञान का बोध कराए, यानी उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। तो पीपल का पेड़ ज्ञान का बोध कराता है, ये ज्ञान का प्रतीक है पीपल का पेड़। आगे बात करते हैं, मृत्यु तो स्तूप कहा है, यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके चिन्ह को, उसका प्रतीक क्या है? स्तूप है, ठीक है, स्तूप है। अब यहीं पर एक और चीज आप इसी ट्रिक के हेल्प से एक और चीज यहाँ पर साथ के साथ जानते हुए चलिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, जन्म की घटना हमने देख ली किस प्रतीक से प्रदर्शित की जाती है। अब जन्म कहाँ हुआ था आपको बताया मैंने, लुम्बिनी में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये चीज मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, वो हुई कहाँ थी? तो उस स्थान का नाम है उरुवेला, ठीक है, उरुवेला। इसके बारे में वैसे हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन मैं यहीं इसको डिनोट कर देती हूँ, उरुवेला। मृत्यु कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध जी की? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अब चलिए, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और वहीं से शुरू करते हैं इसको। तो हम यहाँ थे कि गृह परित्याग कितने वर्ष की उम्र में किया इन्होंने? 29 वर्ष की उम्र में। और महाभिनिष्क्रमण इसको नाम दिया गया है। प्रतीक क्या है? घोड़े का। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल या सांड। और गर्भावस्था का प्रतीक अगर पूछ ले, ये एक और अवस्था इसमें बीच में ऐड कर दी गई, गर्भावस्था का प्रतीक है हाथी। अब देखो, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जब ये 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के चले गए कहाँ? गृह को त्याग करके अपना घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? बिहार में। और बिहार में एक स्थान पड़ता है उरुवेला। इस स्थान पर वो जाकर
क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। ठीक है, 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की और उसके बाद इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे क्या प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद। तो 29 के बाद 6 वर्ष और जोड़ दीजिए, यानी 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी के किनारे बैठे थे, निरंजना नदी के किनारे। बस इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलो, अब इनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले ये अपना उपदेश देने के लिए गए सारनाथ। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ये पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी आपको ध्यान रखना है, धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश पूछ ले तो भी श्रावस्ती में दिए। और इसके अलावा आपको ये बाकी नहीं याद रखना है। आगे चलो, आगे बताती हूँ आपको और क्या चीजें इसमें थोड़ी सी याद रखने की है। वो ये है कि बुद्ध से संबंधित जो साहित्य लिखा वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं और किसने लिखी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो विभाषा शास्त्र, इस पुस्तक के लेखक है वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र। इस पुस्तक में इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी है। इसी वजह से इसको बौद्ध साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्ध साहित्य का बाइबल कौन सी पुस्तक को कहा जाता है, विभाषा शास्त्र को। किसने लिखी थी, वासुमित्र ने। ठीक, बस इतना कर लीजिए। बाकी इधर एक अश्व घोष नामक पुस्तक, अश्व घोष की अगर बात करें तो इनको भारत का वोल्टेयर भी कहा जाता है। ये इतना जरूरी नहीं है, बस आप इस वाली पुस्तक को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाइए। ये आगे अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। हो सकता है इनमें से ये पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तो इसको एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए। सम्यक अवलोकन, सम्यक भाषण, यानी नाप तोल के अवलोकन करो, नाप तोल के कुछ बोलो। सम्यक आजीविका, सम्यक जागरूकता, सम्यक निर्धारण, सम्यक अमल, सम्यक प्रयास और सम्यक चिंता। ये अष्टांगिक मार्ग दिए बौद्ध धर्म में। और आगे बात करते हैं, ये और आप देख लीजिए कि इन्होंने 10 नियम दिए थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन, अपने पास ज्यादा धन नहीं रखना। ये सभी नियम इसी बौद्ध धर्म में दिए जाते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किस राजा के शासन काल में हुआ, तो अशोक के शासन काल में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। ठीक है, क्योंकि बाद में आकर के अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये बात हो गई। अब हमने ये देख लिया किसको किस प्रतीक चिन्ह से डिनोट करते हैं, ये भी देख लिया। अब यहाँ पर जो आखिरी और महत्वपूर्ण चीज बच जाती है, इसके बाद ये आपका बौद्ध धर्म यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संगति, प्रमुख बौद्ध संगतियां, यानी कौन सी संगति कहाँ हुई। संगति का मतलब क्या है, संगतियां मतलब कि जैसे बैठक होती है तो उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है कि हमारे इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और क्या क्या करना चाहिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है, उसको सुधार करना। यानी कुल मिलाकर के ये संगत्य का मतलब है कि सभी एक जगह इकट्ठे बैठ करके कुछ भले के लिए आगे सोचते थे। तो यही देखना है हमें, कौन से राजा के समय में कौन से अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में कौन सी संगति हुई। तो इसको ट्रिक से जानेंगे। वैसे तो आप लोगों की याद नहीं हो पाएगी, लेकिन हम ट्रिक से इसको करेंगे। और मैंने भी ऐसे ही की हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको बिना देखे सारी चीजें बता सकती हूँ। तो आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए, आपको याद हो जाएगी बिल्कुल, बहुत आसानी के साथ। बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप बैठा करिए क्लास में। तो ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक देख लो, उसके बाद मैं इसको डिकोड करूंगी। राजा महाराजा आजा, बड़ी ताल से बोलो, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। भाई आशिक मत पटाओ, कुंवर जी तो कंगाल है। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप इसको, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। याद हो गई ये दोनों लाइनें, हो गई बिल्कुल। चलो अब इसको डिकोड करो। आपके पेपर में प्रश्न कैसे आता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। आपसे पूछा जाता है कि जो पहली संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, या फिर पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, या पहली बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक,
तो मैंने इन दोनों वाक्य को देखिए यहाँ पर कॉमे से अलग किया हुआ है। एक यहाँ तक है राजा महाराजा आजा, इतना। दूसरा है वैश्य सबका काल है। तीसरा है पटाओ मत आशिक। चौथा है कुंवर जी कंगाल है। तो हमें 4 ही बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ना है। 4 संगतियों के बारे में, पहली संगति ये है, दूसरी संगति से संबंधित ये है, तीसरी से संबंधित ये है और चौथी से संबंधित ये है। चलो देखते हैं। पहली क्या है? राजा महाराजा आजा। पहले नंबर पर दिया गया है स्थान का नाम, दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है और तीसरे नंबर पर क्या है? शासन काल। इसी हिसाब से ये ट्रिक भी बनी हुई है। तो राजा, राजा से मतलब आपको ध्यान रखना है राजगृह, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आसानी से पहचान पाएंगे। राजा से संबंधित आपको वहां एक ही ऑप्शन मिलेगा, राजगृह। ठीक है, राजा से किसको डिनोट करना है? राज या राजा से डिनोट राजगृह को। राजा के बाद क्या आया? राजा महाराजा आजा। तो राजा तो हो गया स्थान का नाम। महाराजा से किसको डिनोट करेंगे? महाराजा का महा से डिनोट करेंगे हम महाकश्यप को। तो महाकश्यप इसका कौन था? अध्यक्ष था। ठीक है, आजा से डिनोट करेंगे इसके शासन, किसके शासन काल में हुई? तो आजा यानी अजात शत्रु के शासन काल में जो पहली बौद्ध संगति थी वो हुई। ठीक है, पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु के। तो राजा क्या है? किसका कोड है? स्थान का, महाराजा अध्यक्ष का और आजा शासन काल का। तो राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजात शत्रु। तो याद हो गई, पहली बौद्ध संगति का स्थान क्या है? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाराजा यानी महाकश्यप। और शासन काल क्या है? आजा, आजा यानी अजात शत्रु के समय में हुई। दूसरा क्या है? वैश्य सबका काल है। तो इसमें भी वही क्रम रहेगा, पहले स्थान का नाम, फिर अध्यक्ष का, फिर शासन काल, किसके शासन काल में हुई? तो वैश्य सबका काल है। वैश्य से संबंधित है वैशाली। तो दूसरी बौद्ध संगति कब, किस स्थान पर हुई? वैशाली में। सबका से, सबका यानी यहाँ पर आपको डिनोट करना है अध्यक्ष को। तो इसका अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था साबा कामी। ठीक है, साबा कामी, सबका से डिनोट किया है हमने इसको। फिर क्या है? वैश्य सबका काल है। काल से संबंधित है काला शोक, काला शोक। तो वैशाली में हुई, साबा कामी अध्यक्ष थे, शासन काल किसका था? काला शोक का। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? पटाओ मत आशिक। तो पटाओ से मतलब है यहाँ पाटलिपुत्र से। ठीक है, पाटलिपुत्र। मत से संबंधित है मोगली पुत्तिस्य। ठीक है, ये आप सिर्फ मत से ही डिनोट कर लीजिए क्योंकि 4 ऑप्शन आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए क्योंकि महाराजा में तो महा आया था, महाकश्यप उससे संबंधित हो गई। तो दूसरा ऑप्शन आपको एक ही ऐसा देखने को मिलेगा, मोगली पुत्तिस्य। ठीक है, मत मैं से बनेगा तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे है अशोक। पटाओ मत आशिक। तो आशिक से डिनोट किया है अशोक को। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगली। और शासनकाल को किसका था? अशोक का। और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अशोक के शासनकाल में हुआ, ये मैंने आपको अभी बताया। चौथी बौद्ध संगति की अगर बात करें तो आखिरी क्या हमारी ट्रिक रह जाती है? कुंवर जी कंगाल है। तो कुंवर से संबंधित है कुंडलवन। ठीक है, कु से कुंवर, कु से कुंडलवन। जी से क्या बनेगा? वासुमित्र जी, वासुमित्र जी। और कंगाल से क्या बनेगा? कनिष्क। तो यानी कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समय आपने जरूर इसमें दिया, लेकिन आपको ये हमेशा याद रहने वाली है। एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, राजगृह, पहली बौद्ध संगति राजगृह में, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। दूसरी क्या है हमारी ट्रिक? वैश्य सबका काल है, यानी वैशाली इसका स्थान है, साबा कामी अध्यक्ष और काला शोक के शासनकाल में। पटाओ मत आशिक पाटलिपुत्र और मोगली और अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान है कुंडलवन, अध्यक्ष थे वासुमित्र जी और शासनकाल किसका था? कनिष्क का। इसको एक बार नोट करके लिख के इसको देख लेंगे तो आपको और अच्छा याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे शुरुआत हो जाती है आपके जैन धर्म की। बौद्ध धर्म हमने बहुत अच्छे से जान लिया, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा अगर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन बनता है। यहाँ भी आपको सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक देखना है। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। अब दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है 24 तीर्थंकर। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं
जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनमें सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिन्होंने स्थापना की जैन धर्म की। लेकिन जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिनका नाम था महावीर स्वामी, उन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया, जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो कई बार इनको वास्तविक संस्थापक इनको मान लिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास इन्हीं के समय में जैन धर्म का हुआ है। लेकिन वैसे कौन है? ऋषभदेव है, क्योंकि सबसे पहला जो होगा वही संस्थापक है ना, तो ऋषभदेव। अब आगे चलते हैं। ये 24 कुल तीर्थंकर हुए, इतना जान लीजिए बस। पहले कौन थे? ऋषभदेव, बस इतना समझते हुए चलिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 24वें ही है, तो हम 24वें ही देखेंगे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, अब इनसे संबंधित आपको क्या जानना है? महावीर स्वामी का जन्म 1599 भी कहा जाता है और 1540 भी 599 बीसी या 540 बीसी, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं आपके अलग अलग बुक्स में। तो 500 के लगभग आप याद रखिएगा, ठीक है। 599 540 के आसपास जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसी को आप टिक करिएगा, इन दोनों में से ही कोई मिलेगा अगर जन्म पूछा गया, ठीक है। और हुआ कहाँ था, किस स्थान पर? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। शायद मैंने हाईलाइट करके गलत कर दिया है, ये थोड़ा सा और लाइट हो गया हाईलाइट करने की वजह से। इनकी माता जी का नाम त्रिशला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वो भगवान बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं, अलग है, ठीक। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो वृद्धमान था। बचपन का नाम इनका पूछ लिया जाता है, बचपन का नाम इनके वृद्धमान था। इनका पहला शिष्य था इनकी पुत्री का पति, यानी इनका दामाद पहला शिष्य था, जिसका नाम था जमाली। इतना आपने याद रखना है। अब जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी संगतियां हैं, तो 2 संगतियों के बारे में आपको सिर्फ ध्यान रखना है। पहली कौन सी है? पहली कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में हुई? स्थूलभद्र के, ठीक है। पहली कहा पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र। अच्छा, पाटलिपुत्र, तो देखिए पाटली का पुत्र कैसा है? बहुत स्थूल है और भद्र है, ऐसे इसको थोड़ा सा ट्रिक करके याद रखिए। और बाकी जो दूसरी बचेगी वल्लभी, जो कि गुजरात में हुई, और किसके शासन काल में? तो देवर्धि समाश्रवण, ठीक है। श्रवण, श्रवण से इसको याद रख लीजिए, श्रवण के शासन काल में, वल्लभी में। तो ये 2 जैन संगतियां हुई। इसके अलावा इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अच्छा ये बताओ, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, और भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले पहला उपदेश जल्दी से बता दो, अभी तो मैंने बताया था सारनाथ में, है ना। और अगर पूछ ले महावीर स्वामी ने कहाँ दिया, तो इन्होंने राजगृह में दिया अपना सबसे पहला जो उपदेश था, ठीक। इतना ध्यान रख लीजिए। अब जैन धर्म से संबंधित 3 रत्न कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 दर्शन होते हैं जैन धर्म के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रिलेटेड आपको और क्या जानना है। अच्छा भाई देखो, आपको ये तो चीज तो पता होगी कि भाई पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। अच्छा, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जानते हैं आप इस चीज को? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे अर्वाचीन यानी सबसे नवीन वेद कौन सा है? कौन सा है? बताओ जल्दी से। यजुर्वेद नहीं, सामवेद नहीं, अथर्ववेद, ठीक है, ये सबसे नया है। इसी प्रकार से पुराण कितने हैं? 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, महाभारत किसने लिखी? ये तो जानते हैं। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। किसने लिखी? वेदव्यास ने। रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी? वाल्मीकि ने। ये छोटे से फैक्ट हो गए। इसी के साथ आपका बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हमने जान लिया। वेदों की संख्या आपने जान ली, 4 है। कौन कौन से है? पहला कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा? सबसे नया कौन सा? चलो अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे शुरुआत हो जाती है मौर्य वंश की। कौन से वंश की? सबसे पहले शुरुआत होती है मौर्य वंश की। तो यहाँ हम बात करेंगे मौर्य वंश की। अच्छा, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य।
संस्थापक को बहुत ध्यान से सुनना, यही सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, बाकी बाद में मैं आपको एक लिस्ट के थ्रू इनको ट्रिक से याद भी करा दूंगी, लेकिन आपको साथ साथ याद करने की कोशिश करनी है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आसानी से याद हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके जो अगला शासक आता है वो बिंदुसार आता है। हालांकि इतना डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। जो इस वंश में सबसे महान जिसको कहा जाता है वो कौन सा सम्राट हुआ? तो सम्राट अशोक हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और क्या क्या चीज इनसे संबंधित है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, जिसमें से सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि वाक्य है, वो भी इन्हीं से लिया गया, इनके स्तंभ से। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, बात करें कि सम्राट अशोक, इनकी जो बौद्ध धर्म है इसमें रुचि कैसे उत्पन्न हुई? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा में हुआ, और अशोक और पद्मनाभ के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में इनकी रुचि जो है वो बढ़ गई, जिस वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए जानना, बस आप वो देखते हुए चलिए। वो ये है कि अशोक ने जो है शिलालेख बनवाए बहुत सारे। कितने बनवाए? 14। और अगर बात करें तो सारनाथ में जो इनका स्तंभ था, अशोक स्तंभ, उससे हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो लिया गया, ये ध्यान रखिए। शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो फतेहलर ने खोजा था। अच्छा, याद कैसे रखें किसने खोजा? देखिए, शिलालेख मतलब आप ये मान के चलिए, अगर किसी शिलालेख कब बनवाता था कोई राजा? जब उसने कोई बढ़िया काम किया हो, कोई युद्ध में फतेह हासिल की हो, तभी तो उसके नाम के शिलालेख बनेंगे, है ना। तो जब फतेह हो, फतेहलर यानी फतेह, जब अशोक को फतेह मिली तो तब उसने क्या बनवाए? शिलालेख बनवाए। तो यानी शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? फतेहलर ने। ऐसे इसको याद रख लो। पढ़ा किसने था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है भाई, प्रिंस कैसा होता है? बहुत पढ़ा लिखा ही तो होगा, राजकुमार, पढ़ा लिखा बहुत प्रिंस। तो सबसे पहले शिलालेख कौन पढ़ेगा? उस राजा का राजकुमार प्रिंस, है ना। तो ये हो गया। और ये कुछ प्रमुख शिलालेख लिखे गए हैं, आपको इनका थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं समुद्रगुप्त। जो भी प्रमुख यहाँ पर सम्राट हुए, राजा हुए, उनके बारे में देखते हुए चलेंगे। समुद्रगुप्त को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। भारत का नेपोलियन ही पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में मिलेगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना, या किसी और का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है ये बहुत अधिक क्या थे, अब बहुत सारी रचनाएं करते थे, तो इस वजह से इनको कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई और कवि प्रिय की उपाधि इनको दी गई। इसके साथ ही इनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन इनके दरबारी कवि थे। बस इतना आप इनके बारे में जान लो। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, कवि प्रिय और कविराज। इसके अलावा इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। बस इतना ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की, ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि इन्होंने शकों का अंत कर दिया था, इस वजह से इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब इनके दरबार में नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन कौन? कालिदास, वराहमिहिर, ये सभी मिलाकर के कुछ इस प्रकार से नवरत्न इनके दरबार में थे। ठीक है, कोई बहुत अच्छा ज्योतिष था, कोई बहुत अच्छा चिकित्सक था, कोई बहुत अच्छा संगीतकार था, कोई बहुत अच्छा गणितज्ञ था। तो इस प्रकार से 9 रत्न थे इनके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्यों है चंद्रगुप्त द्वितीय? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके शासन काल में पहला चीनी यात्री आया था, और इनसे आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिला है प्रीवियस पेपर में कि
पहला या प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, ये आया था। ठीक है, पहला चीनी यात्री आया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने यहाँ पर आकर के ठहरा, यहाँ पर अध्ययन किया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलो अब इसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है सल्तनत काल की। ठीक है, सल्तनत काल की शुरुआत अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भाई कौन कौन से सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए, है ना। तो सल्तनत काल में 5 वंश आए। कौन कौन से 5 वंश आए? चलो याद करते हैं। गुड़, खा, तसले में। अब मैं आप समझे नहीं ये लिखा क्या गुड़ खा तसले में, इसका क्या मतलब है? तो सल्तनत काल के जो 5 वंश थे उनका क्रम याद रखने की ये ट्रिक है। ठीक है, कैसे भैया? गुड़ में यहाँ ग से क्या बनेगा? गुलाम वंश। गु से गुलाम वंश, गुलाम वंश। आगे दूसरा कौन सा वंश आएगा? गुड़ के बाद खा से कौन से वंश का नाम बनेगा? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, अब तसले को अलग अलग बांट दो 3 भागों में, त स ल। ठीक है, त स ल, तसला। तो त से यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश। इसके बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। सा से क्या बनेगा? सैयद वंश। और ला से क्या बनेगा? लोदी वंश। ये 5 वंश आते हैं सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत जो आपके पेपर में इसको अलग से डिनोट किया गया है, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से। अच्छा, ये सल्तनत काल कब से कब तक रहा? तो ये 1206 से लेकर के और 1526 तक जो है इन्हीं 5 वंशों का क्या चला? शासन चला। सल्तनत काल 1206 से शुरू होकर के 1226 पे जाके समाप्त हुआ। चलो अब देखते हैं। देखिए यहाँ भी डिनोट किया गया है सल्तनत काल। गुड़ खा तसले में गुड़ से गुलाम वंश, ख से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोदी। ठीक है, इसके बाद फिर मुगल वंश पढ़ेंगे हम सल्तनत काल के बाद। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा वंश है? पहला गुड़ से गुलाम वंश। गुलाम वंश भाई, गुलाम वंश के बारे में जो आपको जानना है वो ये है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अच्छा, ये याद रखना है आपको। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्योंकि आपके पेपर में सीधा सीधा ये जो स्थल है ये पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई कुतुब मीनार किसने बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, इस पर ध्यान देना है आपको बहुत अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? अपनी लाहौर को बनाई थी। इसको मगलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद का नाम है। वैसे तो आपको झोपड़ा लग रहा है लेकिन है ये मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव भी किसने बनवाई, किसने रखवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, गुलाम वंश के संस्थापक यही था। अब इतना हो गया। अब गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से आपको जानने हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला तो हमने शासक देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह आया। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता इसलिए हमने इसके बारे में यहाँ बात नहीं की। तीसरा शासक आता है इसी वंश का, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने एक तो तराइन का युद्ध लड़ा, तराइन का वो भी तीसरा युद्ध लड़ा। इसको इस वजह से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, इसने क्या किया? इसने लाहौर से हटा करके अपनी राजधानी बना लिया दिल्ली को। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित इसने कर ली। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए ये है क्योंकि इसने तुर्क ए चहलगामी की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने क्या किया?
तुर्क ए चहलगामी की शुरुआत की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अगर ऐसे पूछा जाए, अगर खाली ये कहे संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अगर ये कहे वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, जो उसका सबसे ज्यादा प्रसार करे, है ना, अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया किसने, इल्तुतमिश ने। इस वजह से इसको क्या नाम दिया, क्या कहा गया, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना गया। इसके अलावा इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने की, ये याद रखना है आपको, और बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखिए। इल्तुतमिश से संबंधित तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा, लाहौर से राजधानी कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया, तुर्क ए चहलगामी और इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने कर दी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है रजिया सुल्तान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है हमेशा, वो क्या बनता है कि पहली भारतीय महिला शासक कौन थी। तो पहली भारतीय महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी, रजिया सुल्तान। चलो बस इतना ही जानना है इसके बारे में। आगे आता है नसरुद्दीन, कोई नहीं पूछेगा आपके पेपर में। फिर बलबन आ जाता है, बलबन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बलबन ने क्या किया, जो तुर्क ए चहलगामी इल्तुतमिश ने शुरू की थी उसको क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया आगे। ठीक है, कि भाई इसको बंद करो। और क्या चलाया इसने अपनी तरफ से, सिजदा प्रणाली, यानी सर झुकाने की। भाई शहंशाह के सामने सर झुकाते हैं सभी के सभी मंत्री और जितने भी दरबार में सदस्य होते हैं, तो वो प्रणाली इसी ने शुरू की थी, बलबन ने। तो सिजदा पर था, पैबोस पर था, ठीक है, ये इसी ने शुरुआत की। और इसने एक और आपको ध्यान रखना है, लोहो एवं रक्त नीति की शुरुआत, नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तुर्क ए चहलगामी बंद करी, सिजदा पर था, पैबोस पर था, और लोहो और रक्त नीति की इसने शुरुआत करी। चलो आगे चलते हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अब अगला वंश आ जाता है, गुलाम वंश हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा वंश, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। चलो, तो खिलजी वंश का समय देखिए। सबसे पहले तो 1290 से 1320 तक समय रहा खिलजी वंश का। इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे, संस्थापक बहुत अच्छे से याद रखना है। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी खिलजी वंश की स्थापना, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है इनका अपना सगा भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। भाई जलालुद्दीन खिलजी ने तो स्थापना कर दी, इसके बाद इनको मार दिया गया। किसने मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण है, क्यों, चलिए देखते हैं, अभी बताती हूँ क्यों महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इक्ता प्रणाली शुरू की थी बलबन ने, इन्होंने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। शुरू क्या की इन्होंने, कोई काम शुरू भी तो किया होगा जब किसी को बंद किया है। तो इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की, कि घोड़े पर मोहर लगा दी गई, ये घोड़ा हमारा सेना का है, हमारी सेना का ये घोड़ा है, तो घोड़े दागने की प्रथा इन्होंने शुरू कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी। और अलाई दरवाजा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है हालांकि, तो दरबार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये थोड़ा सा आप इसकी स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हुए चलिए। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। फिर आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, फिर आता है गुड़खा तसले, तय से क्या बनेगा, तुगलक वंश। तो तीसरा वंश की शुरुआत हो गई। दो वंश हम पढ़ चुके हैं। तुगलक वंश की संस्थापक किसको माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। किसने की इसकी स्थापना, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए नाम में क्लियर है, इसकी तो ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं, तुगलक 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 तुगलक, है ना। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, इन्हें सबसे पहले गाजी की उपाधि दी गई, ये हो गया इनके बारे में एक तो बात। इसके बाद इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की, है ना। 56 कोट दुर्ग की स्थापना इन्होंने करी। बस इतना ही है इनके बारे में, इतना ही बहुत। आगे चलो आगे किसके बारे में जानेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये कौन सा तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। अब जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब मोहम्मद बिन तुगलक को देखो कितना इससे परेशान थे लोग। क्यों, क्योंकि लोगों ने इसका नाम रख दिया रुक्त पिपासु,
ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रक्त पिपासु की उपाधि किसको दी गई? मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से ले गया देवनागरी, और देवनागरी का नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। तो यानी परेशान था, कहीं बैठ के इसको संतुष्टि नहीं थी, जनता का खून पीता रहता था, इसी वजह से इसको रक्त पिपासु का नाम दिया गया। जूना खां भी इसको कहा गया और स्वप्नशील भी इसको कहा गया। ठीक है, बाकी इसको आप इसका काम ये ध्यान रखना कि इसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवनागरी ले गई और देवनागरी का नाम बदल के दौलताबाद की स्थापना कर दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, अब इसी समय के दौरान यहाँ पर हरिहर और बुक्का इन दोनों व्यक्तियों ने मिलके क्या करा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। तो कई बार पूछ लिया जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो आपको याद रखना चाहिए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, अब आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिर से पगलाए और क्या कर दिया इन्होंने? फिर से एकता प्रणाली फिर शुरू कर दी। ठीक है, फिर से इन्होंने एकता प्रणाली शुरू कर दी और बढ़िया काम क्या किया कि कुतुब मीनार को पूरा करवाने का, उसको बिल्कुल फाइनल टच देने का काम, अंतिम मंजिल जो उस पर बाकी थी उसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बस इतना ही इनके बारे में आप जानते हुए रहिए। आगे चलते हैं, यहाँ से आपका आ जाता है, देखिए गुड़ खा तसले। तो त से तुगलक वंश हो गया, अब आती है बारी सैयद वंश की। चौथा वंश आ जाता है सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। क्या लिखा है ये? अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये ऐसे लिखा हुआ है, खिज्र खां संस्थापक है सैयद वंश के। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। 1414 से 1451 तक का समय ये रहा इनका। इसके बाद आता है गुड़ खा तसले। त स हो गया तुगलक सैयद, ला से क्या बनेगा? लोधी वंश। अच्छा जी, लोधी वंश में बहुत बढ़िया सी यहाँ चीजें जानने को आपको मिलेगी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बड़ा आसान है याद रखना। ठीक है, कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक। अच्छा, इसी के समय में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसी वंश में एक और अन्य शासक हुआ सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, 1504 में आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने। बस इतना आपको लोधी वंश में जानना था। अब आपके सामने जो आएगा वो बड़ा ही मजेदार है। वो क्या है? मुगल साम्राज्य। क्या है? मुगल साम्राज्य। तो हमने आधे से ज्यादा चीजें कवर कर ली, अब तो कुछ ही बाकी है और आगे तो आपको और मजेदार चीजें देखने को मिलेगी और मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, साफ बिल्कुल, तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में, समझने में। अच्छा, मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला और जरूरी तो प्रश्न यही बन जाता है कि भाई मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बता दो। मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। कौन था? बाबर था। अब मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी जिसमें उनके सारे कामकाज होते थे? तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी थी? फारसी भाषा थी इनकी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बाबर के बारे में सारी इनकी आत्मकथा जानेंगे, क्या क्या हुआ और बाबर से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, अगर आपका हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बना है तो बाबर से मैंने 2-3 प्रश्न आपके पेपर में देख चुकी हूँ मैं। चलो देखिए, तो सबसे पहला तो इनका शासनकाल कितने समय तक रहा? तो बाबर ने 1526 से 1530 तक इनका शासनकाल रहा। जन्म कब हुआ था? 1483 में फरगना में इनका जन्म हुआ था। फरगना याद रख लीजिएगा, ये स्थान याद रख लीजिएगा, क्या? फरगना में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था पिता का? उमर शेख मिर्जा। अच्छा, इनको बादशाह की उपाधि कब मिली? तो 1507 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1507 में बादशाह की उपाधि मिली थी बाबर को। इसके बाद इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। और कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार इन्होंने आक्रमण किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो पेपर में, यहाँ प्रीवियस पेपर में पूछा गया वो ये था, ये वाला प्रश्न जो मैं अब बताने वाली हूँ कि बाबर को कौन सी उपाधि दी गई? तो इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने एक युद्ध जीतने के बाद अपनी पूरी प्रजा में सोने के सिक्के बंटवा दिए थे। इस वजह से इनको क्या उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये हो गया। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो आगरा में हुई 1530 ईस्वी में। कब हुई? आगरा में हुई 1530 ईस्वी में। याद रहेगा आपको? ठीक है, बड़ी आसानी से याद कर ले जाएंगे इसको, इतनी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई।
बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनकी आत्मकथा बहुत पूछी जाती है। मृत्यु आपको याद हो गई, आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, और इसको लिखा गया है तुर्की भाषा में। ठीक है, आत्मकथा क्या होती है? जो स्वयं लिखता है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा है स्वयं, आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। तो अपने बारे में बाबर ने जिस पुस्तक में लिखा, जिसको आत्मकथा कहा, वो उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी था। कौन सी भाषा में लिखी इसने? तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो इनके पोते थे, जिसका नाम था आपका अकबर, ठीक है, अकबर जो बाबर का पोता था, इसने क्या किया? इस तुजुक ए बाबरी का अनुवाद कराया, जिससे कि समझ में आए। इनको तुर्की भाषा आती नहीं थी, तो इन्होंने इसका अनुवाद कराया। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी जानते थे, तो फारसी में इसका अनुवाद कराया। तो अकबर ने जब इसका फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम रख दिया बाबरनामा। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी लिखी थी। ये आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में थी। फिर अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद कराया और नाम रख दिया बाबरनामा। ठीक। अच्छा, उत्तराधिकारी कौन था बाबर का? तो बाबर का हुमायूं और हुमायूं का अकबर। ठीक है, तो बाबर का कौन था? हुमायूं था। अच्छा जी, बाबर के बारे में और क्या जानना है? पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखेंगे, ट्रिक की मदद से याद रहेगा आपको हमेशा। कैसे? कि पान खा चल घर, बस ये वाक्य याद रखना है। हो गया आपको सारे के सारे इनके द्वारा लड़े गए युद्ध याद। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे बाबर के द्वारा जो लड़े गए? वो है पान खा चल घर। अच्छा जी, पान खा चल घर है क्या? इधर देखिए, अब जो ये टेबल है इधर देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, ताकि आप इसको आसानी से, अब देखिए, अब आपको दिखाई देगा, है ना। तो पान, पहला क्या है हमारा कोडवर्ड? पान। यहाँ देखिए, पान, पान से मतलब क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। जीता कौन था? बाबर। बाबर जीत गया इब्राहिम लोदी के साथ। ये पानीपत का युद्ध हुआ, और ये सन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। जीता कौन? बाबर। ठीक है, तो पान खा चल घर, इन सारों के सारों में बाबर ही जीता है। तो आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं कि कौन जीता, बाबर ही जीतेगा इन चारों युद्ध में। तो ये चीज इसको और आसान बना देती है याद रखने में। तो पान हो गया, पानीपत का युद्ध 1526 में, है ना। और एक चीज और बहुत बढ़िया है, वो क्या? कि ये सारे के सारे युद्ध एक ही सीरीज में लड़े गए। 1526, 1527, 1528 और 1529 में। और 1530 में इनकी हो गई जय जयकार, यानी मृत्यु। तो ये और भी बढ़िया बात है, आपको सन याद रखने में भी परेशानी नहीं होगी। बस पानीपत का याद रख लो, पहला युद्ध 1526 में हुआ था। बाकी खा चल घर, खानवा और चंदेरी और घाघरा, तीनों के क्रम से आपको याद हो जाएंगे। तो पहला युद्ध याद हो गया। दूसरा युद्ध इनके द्वारा जो लड़ा गया था वो था खा यानी खानवा का युद्ध। खा से क्या संबंधित करेगा? खानवा का युद्ध। कब हुआ? डेट की आवश्यकता नहीं है, सन याद रखिए 1527 में। अभी तो बताया कि सीरीज से चलेगा, अभी तो बताया कि सीरीज से चलेगा। तो 1527 में किस किस के बीच? तो ये ध्यान रखना बस, राणा सांगा और बाबर के बीच। जीता कौन? बाबर। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच। तीसरा युद्ध क्या है? चल। चल से डिनोट करेगा चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। किस किस के बीच? बाबर और यहाँ पर मेदनी राय के बीच। मेदनी राय, ठीक है, मेदनी राय और बाबर के बीच में। जीता कौन? बाबर। चलो, आखिरी क्या है? घर। घर यानी घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। बंगाल का शासक था एक तो नुसरत शाह और महमूद लोदी, इन दोनों के इनके साथ युद्ध होता है बाबर का। ठीक है, और जीतता कौन है? बाबर ही जीतेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे युद्ध हो गए। फिर इसके बाद जो है 1530 में ये स्वर्ग या नर्क जो भी है पता नहीं अब तो वहां सिधार गए। तो बस ये हो गया यहाँ पर इनका यहीं पर चैप्टर हो जाता है क्लोज। आगे बढ़ते हैं। अब बाबर का उत्तराधिकारी मैंने आपको बताया कौन बना? हुमायूं, इनका बेटा हुमायूं। हुमायूं से संबंधित क्या याद आपको रखना है? सबसे पहले तो शासनकाल 1530 से 1556 तक। 1530 से, भाई 1530 में बाबर तो मर गया। अब 1530 से 1556 तक किसका शासन रहेगा? हुमायूं का।
हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था, काबुल में। सिंहासन पर कब बैठा? जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई 1530 में आगरा में, तो तभी बैठा। मृत्यु कब हुई? 1556 में, तभी तो सिंहासन छोड़ा मरने के बाद। अच्छा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं के लिए लिखी गई पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। किसने की थी इसकी रचना? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने। चलो, ये तो हो गई बेसिक बेसिक सी बात। अब कौन कौन से युद्ध लड़े भाई, ये भी तो याद करा दो। तो करते हैं ना ट्रिक से। अच्छा, क्या ट्रिक है? अभी तो हमने बाबर के देखे, अब हम देखेंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध को याद रखने की ट्रिक है देवरा चोर बा सर। तो मेरे ख्याल से जो बिहार की लैंग्वेज होती है उसमें क्या कर रहा है ब, कुछ इस प्रकार से शायद यूज करते हैं, या कहीं और के, मुझे ध्यान नहीं है इस चीज़ को, कोई बात नहीं। बस आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा याद रखिए, देवरा चोर बा सर। देवरा यानी, या देवर कर लीजिए, जो भी आपको याद रहे, ठीक है। चोर बा सर, तो ये 4 युद्ध प्रमुख है जो आपको याद रखने हैं। देवरा से दोहरिया का युद्ध, चोर से चौसा का युद्ध, बा से बिलग्राम और सर से सरहिंद का युद्ध, ठीक है। देवरा चोर बा सर, तो ये हो गया। दोहरिया का युद्ध इन्होंने लड़ा किसके किसके साथ? जो अफगान का शासक था महमूद लोदी, उसके साथ लड़े और उसको हराया, ठीक है, 1531 में। यानी तुरंत जैसे ही राजगद्दी मिली, अगले ही वर्ष इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया 1531 में। फिर किया 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह के साथ, ठीक है। फिर किया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये पूछा जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। कब हुआ? 1540 में, ठीक है। यहाँ ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें हुमायूं जो है वो हार गया। किसने हराया? शेरशाह ने हरा दिया, ठीक है। शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इसको। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। लास्ट है सर से सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध जो है हुमायूं ने सिकंदर को यहाँ हराया, हुमायूं और सिकंदर के बीच में हुआ। अच्छा, जो हुमायूं था इसकी अगर बात करें, इसका जो शासनकाल रहा वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि एक तो जो इसके भाई थे हुमायूं के, अच्छा जैसे बाबर था, बाबर के जो बेटे थे हुमायूं और बाकी इसके अलग जो भी भाई थे, तो जो बड़ा बेटा था हुमायूं था, तो यानी शासन और राजपाट इसी के हाथ में आया। और इसने जो धन संपत्ति जो भी थी अलग अलग शहरों में, आगरा में, दिल्ली में, जहां जहां इनके किले थे, उनका बंटवारा किया। तो बंटवारा करते समय आपसी भाइयों में फूट पड़ जाती है, आज के समय भी, तो तब भी ऐसा ही हुआ। तो इन भाइयों में आपस में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई, जिस वजह से इनके भाइयों ने इनका असहयोग किया। और बाकी जैसे अभी हमने देखा शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया, इसी वजह से तो, क्योंकि इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो यही कुछ कारण रहे। उत्तराधिकार के नियम का अभाव, शेरशाह ज्यादा योग्य था, इस वजह से इसको हार मिली, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे असफलता के, अगर आए तो आप बता देना। चलो, अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने हराया किसको? हुमायूं को। इसके बाद शेरशाह सूरी के हाथ में आ गई सत्ता, ठीक। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1540 से 45 तक। शेरशाह सूरी को शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, और शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। अगर पूछे सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1472 में होशियारपुर में जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का। बचपन का नाम था फरीद खां। मृत्यु याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं है। मकबरा कहाँ है ये याद रखना, सासाराम में। सासाराम, इस स्थान पर मकबरा है शेरशाह सूरी का। कहाँ? सासाराम। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। किसकी? सिकंदरी गज। भूमि मापने के लिए सबसे पहले इसने सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन बनता है कि ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या बढ़िया काम किया? तो कृषकों की मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए पट्टा और काबूलियत व्यवस्था इसने शुरू की। बस जो जो चीजें हाईलाइट की है इतना याद रख लो, काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और ये क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जरा भी शक मत करना, बस बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना। यहाँ से इन
आपके एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन फंसेगा इसमें से सारी चीजें आपको मिलेगी। अब बात करते हैं हम अकबर की। इसके बाद कौन आया? हुमायूं का पोता अकबर, है ना। तो अकबर ने एक तो क्या करवाया था, अभी हमने जाना था कि भाई जो तुजुक बाबरी थी उसका अनुवाद करवाया था फारसी में, है ना। बाबर नाम रख दिया फिर उसका नाम। तो चलो इनके बारे में देखते हैं और क्या क्या। इनकी जो आत्मकथा है, इनके बारे में जो पुस्तक लिखी गई, इनसे संबंधित जो पुस्तक है वो है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। ये याद रखना, ये पुस्तक पूछी जाती है बहुत बार आपसे। इनके जो दरबार के प्रमुख संगीतकार थे वो कौन थे? तानसेन थे, ठीक। और हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत इसने की थी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? यूपी के सिकंदरा में, सिकंदराबाद में। और किसने बनवाया था? जहांगीर ने। पूरा नाम क्या था अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा कर या जजिया कर या दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अकबर ने किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके शासनकाल में जो काम हुए। अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको हटाया। जजिया कर, जो हिंदुओं से कर वसूला जाता था, उसको हटाया। और दास प्रथा का अंत किया, ठीक है। ये तीनों चीजें आप भूलेंगे नहीं, ये आपको प्रॉमिस करना है। इसके बाद अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं तो ये देखते हैं। अच्छा, ये भी देखो, इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जो कि सबसे ऊंचा दरवाजा है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने की, बुलंद दरवाजा भी इसी ने बनवाया। तो ये स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में बहुत आते हैं। अच्छा, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन सी है? हेमा, पानी दो, हल्दी महाराज आ गए हैं। ये दो आपको ध्यान रखना है। तो पहला युद्ध, दो युद्ध के बारे में जानेंगे। पहला तो है हेमा पानी दो, पहले की ट्रिक। और दूसरे की क्या है? हल्दी महाराज आ गए हैं। अच्छा, हेमा से मतलब है हेमू के साथ इनका युद्ध हुआ। कौन सा? पानी दो, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध तो इनके बाबा जी लड़ गए थे, पानीपत का बाबर, है ना। बाबर लड़ गए थे जो पहला युद्ध था पानीपत का। और दूसरा युद्ध फिर लड़ा अकबर ने। तो हेमू के साथ लड़ा, इसलिए हेमू पानी दो, यानी हेमू के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में, जो कि किसने लड़ा था? बाबर ने। फिर दूसरा युद्ध आता है 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, ठीक है। किसके साथ? हेमू के साथ। और परिणाम क्या हुआ? अकबर जीत गया। इसका सेनापति कौन था? मान सिंह था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी क्या लाइन बचती है? हेमा, हल्दी महाराज आ गए हैं। हेमा पानी दो, हल्दी महाराज आ गए हैं। हेमा पानी दो कवर हो गया, हल्दी महाराज आ गए हैं, ये देखना है। यानी हल्दी से हल्दी घाटी का युद्ध। और महाराज से संबंधित है महाराणा प्रताप, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के साथ 1576 में, ठीक। तो ये दो युद्ध थे इनसे संबंधित जो कि आपको याद रखने थे। और क्या क्या काम इन्होंने की वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जजिया कर समाप्त किया। सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जजिया कर समाप्त किया। और हिंदुओं को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया अपने दरबार में। हिंदू परंपराओं को अपनाना शुरू किया, विभिन्न धर्मों का आदर किया, एक अच्छा शासक बन के रहा अकबर। इसके बाद इन्होंने दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर की बेगम जी कौन थी? नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। और क्या इंपॉर्टेंट है जहांगीर से संबंधित? हाँ, जहांगीर से संबंधित ये प्रश्न आपके पेपर में आता है कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इसको फांसी किसने दिलवाई थी? इनको फांसी किसने दिलवाई थी? तो जहांगीर ने, ये याद रखना है ना। और इसके अलावा चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास, सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो जहांगीर के काल में। ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा तुजुक ए जहांगीरी इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब इन्होंने खुद लिखी है फिर तो, है ना। फिर तो आपको राइटर का नाम याद रखना नहीं है क्योंकि खुद लिखी है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, है ना। इसके अलावा क्या याद रखना है? तो शालीमार बाग की स्थापना करी
अकबर का मकबरा इसने बनवाया, सिकंदराबाद में जो ऊपर हमने देखा था जहांगीर ने बनवाया था। तो ये कवर हो गया आपका सारी चीजें। अब आप बारी आती है शाहजहां की, शाहजहां की, ठीक है। तो शाहजहां से संबंधित तो आप पहले से भी बहुत चर्चे सुने होंगे शाहजहां जी के बारे में कि ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी के लिए, ठीक है। बचपन का नाम था शाहजहां के खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। आना सिक्के का प्रचलन हुआ इसके समय में। आना निर्माण करवाया किस किस का? ताजमहल का। और ताजमहल का निर्माण करता जो कलाकार था, यानी जो प्रमुख कलाकार था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और किस किस चीज का निर्माण करवाया, ये सबसे ज्यादा याद रखना है आपको। पूछा जाता है मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास किसने बनवाया? शाहजहां ने। सबसे ज्यादा इसी ने निर्माण करवाया चीजों का। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने, ताजमहल शाहजहां। तो स्थापत्य काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसी वजह से इसी को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसी को नाम दिया गया। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी, कोई ज्यादा खास नहीं है, बस ये याद रखिए क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया, यही बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। भैया औरंगजेब बड़े ही क्रूर शासक हुआ। तो औरंगजेब की बात करें तो आपको इसमें जो याद रखना है वो रखना है इसका अन्य नाम। अन्य नाम क्या था? जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को, ठीक। इसने बनवाया क्या, ये याद रखिए। तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया, अपनी बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में, है। बस इतना याद रख लो। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया, ये जरूरी नहीं है, बस ये याद रख लो। बनवाया क्या? बीबी का मकबरा किसने? औरंगजेब ने। इसके अलावा इसको बहुत सारे विद्रोह भी सहना पड़ा, क्योंकि इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, ठीक। इस वजह से बहुत सारे गुरुद्वारों को तुड़वाया। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका विरोध सबसे पहले जाटों ने किया था। और जाटों में नेतृत्वकर्ता कौन था, ये पूछ लिया जाता है आपसे बाई चांस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि औरंगजेब का जो विद्रोह किया जाटों ने, उसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गोकुला और राजाराम, इन दोनों ने किया था। आगरा से इसका विद्रोह किया था, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों को तुड़वाना इसने शुरू कर दिया था, इस वजह से, ठीक है। याद रखेंगे आप इस चीज को। तो सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये है कि भाई जजिया कर लागू कर दिया, है ना। जाट के विद्रोह में किसका सामना करना पड़ा औरंगजेब को? राजाराम, और दूसरा क्या है? गोकुला। और इतना हो गया। बाकी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया इसने। कौन सी? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद दिल्ली वाली, आगरा वाली नहीं, कभी आप वहां कंफ्यूज हो जाए। तो जलाल किले में है। आगे बात करते हैं। आगे आपका यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार मैं क्या कर दूँ, समेट के एक जगह आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ ध्यान रखना है। मुगल साम्राज्य में हमने जो जो भी पढ़ा उसको एक बार फटाफट से समेट देते हैं, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। समय कब से कब तक इसने शासन किया? 1526 से 1530 में। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना, ठीक है। हुमायूं का समय आपको बता दिया गया। इसके बाद हुमायूं का उत्तराधिकारी बना अकबर, ठीक है। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बाद जहांगीर उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम सलीम भी था। इसके बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां था। इसका बचपन का नाम खुर्रम, अभी बताया थोड़ी देर पहले। फिर इसका उत्तराधिकारी शाहजहां का कौन बना? औरंगजेब बना, ठीक है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का जहांदार शाह, फर्रुखसियार। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बच जाता आखिरी के, ये आपके पेपर में पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। तो आप यहीं तक इस क्रम को याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो इन मुगल बादशाहों के जो मकबरे थे वो एक जगह पर यहाँ पर देखिए सारे मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले बाबर का बात करते हैं। तो बाबर का मकबरा अगर पूछे जाए आपसे कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है,
ठीक है। तो पहले तो जो है बाबर के मकबरे को आगरा में बनाया गया था, आगरा में स्थापित किया गया था। जो 4 बाग की स्थापना की थी बाबर ने, ये थोड़ा सा आप यहीं लिख लीजिए, मैं बताना पहले भूल गई। तो 4 बाग की स्थापना, और बाबरी मस्जिद भी नहीं बताई मैंने, इसको भी यहीं लिख लो। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 4 बाग और बाबरी मस्जिद। अच्छा, तो 4 बाग और आराम बाग भी याद रखो। आराम बाग किसने बनवाए? बाबर ने बनवाए थे। तो आराम बाग में, जो कि आगरा में है आराम बाग, वहां इसका मकबरा बना दिया गया था बाबर का। फिर बाद में क्या हुआ कि भाई अकबर ने क्या किया, इनका जो बाबर का मकबरा था वो आगरा से हटा करके कहाँ ले गए? आगरा से हटा करके काबुल ले गए इसका मकबरा। इसलिए यहाँ 2 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले आगरे में था और अब वर्तमान में कहाँ है? काबुल में है। दूसरा बात करते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, ये पूछे जाते हैं मकबरे। अच्छा, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की ट्रिक क्या थी? पान खा चल घर। ठीक है, ये बताए गए हैं बाबर द्वारा जो प्रमुख लड़े गए युद्ध है। तो ये चीजें वे है जो बिल्कुल निचोड़ इसका है। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। क्या नाम था उसका? तुजुक-ए बाबरी, जिसको बाद में बाबरनामा उसका अनुवादित रूप है। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? तो ये यहाँ पर इनके 9 के नाम लिखे हुए हैं, आप देख लिए। अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, टोडरमल और खाना खान, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमायूं। ये 9 क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अंतिम शासक पूछ लिया जाता है, अंतिम शासक कौन था आपके मुगल साम्राज्य का? तो अंतिम और याद रख लो, ये क्या है? अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये अंतिम शासक था। बस इतना आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, अब ये मकबरे जो मैंने आपको बताया किसका कहाँ है, इनको याद करने की क्या कोई ट्रिक आप देखना चाहेंगे? तो ये ट्रिक है। अब आपका काम अब आसान होता जाएगा जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखो किसका मकबरा कहाँ है, इसको याद रखने की ट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। अच्छा, तो शाहजहां से आपको डिनोट करना है सारे जहां से अच्छा। जो ताजमहल है वो कहाँ है? आगरा में स्थित है। वैसे तो आप इसको शाहजहां को वैसे भी याद रख लेंगे, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो आगरा में है, तो वहीं उसका मकबरा भी है। ऐसे याद रख लो, नहीं तो ट्रिक क्या है, सारे जहां से अच्छा जो ताजमहल है वो आगरा में है। ठीक है, तो सारे जहां यानी शाहजहां किससे संबंधित हो गया? आगरा से, क्योंकि आगरा में ताजमहल है। दूसरा क्या है? बाबर का मकबरा कहाँ है? तो अभी वर्तमान में कहाँ है? काबुल में। पहले कहाँ था? आगरा में था। तो बाबर को कोई भी काबू नहीं करने वाला था। ठीक है, बाबर इतना शक्तिशाली था कि इसको कोई भी काबू नहीं कर सकता था। तो बाबर को क्या नहीं कर सकता था? काबू या काबू से बनेगा काबुल। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? यूपी के सिकंदरा में। तो जो जीता वही सिकंदर, है ना। इस प्रकार से अकबर सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे कुछ करके इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं को डिनोट कर रही है ट्रिक हेमा से हुमायूं। तो हेमा तो दिल के अंदर है, दिल से दिल्ली। हेमा तो दिल के अंदर है, हुमायूं कहाँ है? दिल के अंदर यानी दिल्ली में। शेरशाह सूरी कहाँ है? बिहार के सासाराम में। तो शेर के आते ही क्या हो जाती है आपकी? शेरशाह। शेर के आते ही आपकी सासाराम, सांस रुक जाती है। ठीक है, शेर के आते ही सांस रुक जाती है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में होगा, आपकी सांस रुक जाएगी शेर को देख करके। बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में है। ठीक है, दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा। औरंगाबाद, वैसे आपको ऑप्शन में औरंगाबाद देखने को मिलेगा, अगर औरंगाबाद ना मिला तो दौलताबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो औरंगाबाद तो आप वैसे ही याद रख लेंगे, लेकिन दौलताबाद याद रखने के लिए भाई जेब में ही तो आप दौलत रखते हैं। ठीक है, आपकी पॉकेट में, तो जेब में दौलत रखते हैं, ऐसे याद रख लीजिए।
और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। बहादुर शाह जफर का कहाँ है? रंगून में है। ठीक है, तो बहादुर जो व्यक्ति होता है उसकी पूरी दुनिया कैसी होती है? रंगीन होती है। ठीक है, कैसी होती है? रंगीन होती है। तो ये हो गए प्रमुख सारे के सारे किसका मकबरा कहाँ है। अच्छा, जो हमने अभी अभी जाने कि भाई हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली का आगरा का किला कहाँ है, तो ये किसने बनवाया, वो सारी चीजें अब जितनी भी मुगल कालीन से संबंधित स्थापत्य कला है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, वो सारी एक टेबल की हेल्प से आपके सामने परोस दी गई है इस टेबल में। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? अभी जाना सासाराम। भाई सांस रुक जाएगी बिहार में, है ना। शेर देख लिया तो बनवाया किस शासक ने? किसके लिए बना? शेर शाह के लिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। आगरा का किला कहाँ है? आगरा में है, अकबर ने बनवाया। जहांगीर महल किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, आगरा में। ठीक है, अकबरी महल आगरा में अकबर ने ही बनाया। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, दीवाने खास। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास दीवाने आम दोनों ही अकबर ने बनवाए। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल, जिसको हवा महल के नाम से आप जानते हैं, इंपोर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाई? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई। अच्छा, बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? चलो बता दो जल्दी से। बाबरी मस्जिद अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, बाबर ने बनवाई थी। ठीक है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है और सबसे ऊंचा दरवाजा है, और ये भी अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो रखना है आपको, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो शीश महल, शीश महल याद रखिएगा इसमें। अब आगे, शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में और शाहजहां ने बनवाई। जामा मस्जिद बनवाई आगरा में, शाहजहां ने ही। इसके बाद लाल किला दिल्ली में है, किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। मरियम महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। याद रहेगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कौन कौन सी पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, साहित्य के बारे में। तो ये मुगल कालीन समय में या मुगल अकबर के शासनकाल में जो आप कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, पुस्तकें लिखी गई, उनके लेखक, उनकी भाषा कौन सी थी और कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये थोड़ा सा एक आपका टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं हम। जो जो इम्पोर्टेंट होगी वो करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रामायण। तो रामायण फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद जो करवाया था अकबर ने, अकबर के समय में, वो किसने किया था? किस लेखक ने किया था? तो बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने। और अथर्ववेद का जो अनुवाद करवाया फारसी भाषा में, अकबर करवाता था ये सारे। अकबर को बहुत शौक था पढ़ने लिखने का, लेकिन उससे आता नहीं था, तो इसलिए वो अनुवाद कराता था। ठीक है, तो सर हिंदी ने। इसके बाद भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया, राजा टोडरमल ने किया, लेखक थे राजा टोडरमल। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या आपको इसमें याद रखना है? पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? मोहम्मद शाहबादी, मोहम्मद शाहबादी। लीलावती, लीलावती इसको लिखा फैजी ने। तुझके बाबरी, बाबर ने लिखी, क्योंकि स्वयं की आत्मकथा थी, है ना। बाबर नामा किसने लिखी? देखिए, बाबर नामा और तुझके बाबरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। भाई जो आत्मकथा है उसका ओरिजिनल नाम तो तुझके बाबरी है, लेकिन अनुवाद करने के बाद जो बाबर नामा नाम रखा था, वो किसने किया था? जो अनुवाद है वो अब्दुल रहीम ने किया था। तो इस प्रकार से है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अकबर नामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी, इंपॉर्टेंट है अकबर नामा। हुमायूं नामा, बाबर नामा, तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तुझुके जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी, आत्मकथा है जहांगीर की। और इसके अलावा आपको यहाँ याद रखनी है, बस इतनी रखनी है। ठीक है, बस यही रख लीजिए, जो जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किया है इतना आप रख लेंगे, बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल हम आगे बढ़ चुके हैं।
मुगल काल हो गया, सल्तनत काल हो गया। अब हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस किस समय में हुआ, कौन कौन सी कंपनी आई, मतलब जो मेन मेन है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनका क्रम आपको पता हो कि पहले कौन सा आया, पहले कौन आए, पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इनको याद कैसे रखेंगे, पहले कौन आया, पहले तो एक बार इस टेबल में देखिए। सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों की अगर बात करें, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए। फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। फिर यहीं पर आके इन्होंने राज करना शुरू कर दिया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। और गुलामी से छुड़ाने के लिए जो आधुनिक भारत में प्रयास किए गए, उनकी मैराथन मैंने आपको कल दी थी, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देख ली होगी, समझ ली होगी। तो अब गुलामी का जो जंजीरें पड़ने लगी थी भारत के कदमों में, उनकी शुरुआत होती है यहाँ से। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले। ठीक है, अच्छा इनको इनके कर्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनका कर्म याद रखेंगे ट्रिक से। क्या है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, आ से अंग्रेज, ड से डच, डाई से डैड से क्या बनेगा, डेनिस, और फंसा से फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जल्दी से करिए, इसकी पूर्ति करिए जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। पुत्र से पुर्तगाली, ठीक है, आ से क्या बनेगा, अंग्रेज, ड से क्या बनेगा, डेनिश बनेगा या तो डच बनेगा, डैड से क्या बनेगा, डेनिश, और फ्रांसीसी फंसा से। ठीक है, तो ये इनका एक कर्म हो गया, आपको याद हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। सबसे पहले अगर बात करें कौन पुर्तगाली कौन आया था भारत में, तो भारत की खोज जिसने की थी उसका नाम है वास्को डी गामा। ये कौन था, एक पुर्तगाली था। ठीक है, वास्को डी गामा कब आया था भारत, तो ये मत कहना कि सर्दियों में आया था, कोट पहना हुआ था, है ना, कोई जोक बना हुआ है ना उसके ऊपर, वास्को डी गामा कब आया था, तो जी जड्डों में आया था, कोट पहन रहा था, तो वो थोड़ा मजाक वाली चीज़ है। यहाँ देखिए वो कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था, और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट बंदरगाह, वहाँ आया था ये। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा, और इसने समुद्र मार्ग की खोज की थी, भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैसे, देखो यहाँ पर ये आपको मैप दिखाया गया है, ये मैप है, मैप की हेल्प से आपको समझ में आएगा। ये लो, इसको मैंने पूरा बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है। अब देखो किसके, यूरोप के और भारत के मध्य इसने क्या ढूंढा था, समुद्री मार्ग ढूंढा था। भारत कहाँ है, ये रहा, तो ये भारत स्थित है, और ये रहा कालीकट बंदरगाह जिस पर ये आया था। ठीक है, तो कैसे कैसे आया था, देखिए यहाँ से यूरोप से इस तरीके से ये घूमता 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 ऐसे ऐसे आया था ये। ठीक है, भारत पहुंचा था, तो इसने इस समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये बताया गया है उसमें। अच्छा, तो रास्ते में इसको एक, जब इसको बिल्कुल भारत के पास पहुंचने वाला था लगभग यहाँ, तो इसको एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया अबुल मनीक मजीद ने। यानी भारत से ही वो अपने किसी कार्य के लिए गया था, आसपास मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसने फिर भारत का रास्ता इसको बताया कि भाई इधर इधर से चले जाओ, यहाँ कालीकट बंदरगाह है, वहाँ उतर जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से वास्को डी गामा भारत आ गया था। अच्छा, तो काली मिर्च के व्यापार के लिए आया था, इतना समझ लीजिए। फिर इसी के अलावा आपको जो इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की। इसके अलावा स्पेन यात्री कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज किसने करी, कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, समुद्री मार्ग की, और ये कहाँ का था, पुर्तगाल। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको और क्या देखना है, हाँ ये देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ, तो 1510 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1510 ईस्वी में। और गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में हुआ। देखिए कितने लंबा समय तक इन्होंने यहाँ राज किया, तो 1510 से 1961 में जाके फिर आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से गोवा। ठीक है, ये हो गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, आप सब जानते हो उनको, तो जानते हैं, बताओ जल्दी से, यस और नो में आंसर करो। जानते हो रानी एलिजाबेथ को, महारानी इंग्लैंड की थी। बहुत जल्दी जल्दी यस बोल रहे हो, आप कैसे जानते हो भाई, मैं तो नहीं जानती। कैसे जानते हो आप इंग्लैंड की महारानी को, आपके कौन से परिवार से है क्या वो? चलो आगे देखते हैं।
थोड़ा सा थक गई हूँ मैं बोलते बोलते। तो यहाँ जानने वाली चीजें देखेंगे जो जो आपको याद रखनी है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1559 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच में। अच्छा, जैसे डच और अंग्रेज, जैसे मान के चलो पुर्तगाली आ गए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, तो इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था आपस में कि भाई कौन रहेगा यहाँ, है ना। तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव और डच की तरफ से लड़ रहा था मीर जाफर। और जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेज जो है पहले से बहुत प्लानिंग के साथ आते हैं। अच्छा, पहला कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? तो ये 1946 से 1948 तक चला। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो ये हो गया कर्नाटक का दूसरा युद्ध। आवश्यकता नहीं है याद रखने की वांडीवास का युद्ध, आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला जो है फाइट करते हैं, लड़ते हैं, और जीतता कौन है? अंग्रेज। बस इतना याद रख लो। अब इसके अलावा बक्सर का युद्ध आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कब हुआ, बस इतना याद रखना है कब हुआ। तो 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों और इधर मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब भारत में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है, बाकी सब तो चले गए, अंग्रेजों ने यहीं बस गए अंग्रेज और पूरा शासन करने लगे भारतीयों पर, ठीक है। जैसा भी वो चाहते वैसा शासन, वैसा नियम लागू कर देते भारतीयों पर। और उनमें सबसे पहले इन्होंने जो अपने शासन की यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना शुरू की गई, तो अपने कुछ हेड बनाने शुरू करे जिनको गवर्नर कहते थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था, तो बंगाल का गवर्नर बनाया इन्होंने सबसे पहले। तो पूछा जाता है आपके पेपर में कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता ही इसे माना जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में भी ये जीत गया था, वहीं से अंग्रेजी शासन की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। तो अंग्रेजी शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में द्वैध शासन का आरंभ किसने शुरू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलो ये तो हो गया रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल खत्म होने वाला है दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और करिए और एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए सभी के सभी, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। कहाँ हैं आपके सभी दोस्त? पढ़ना नहीं है क्या? उन्हें इतनी मेहनत से चीज़ों को जुटाया है, इतनी मेहनत से इस क्लास को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो आप लोग इसका थोड़ा सा तो सम्मान किया करिए। आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करिए, कोई आपका उसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा फील हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो रॉबर्ट क्लाइव हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसको बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला रॉबर्ट क्लाइव, भारत का नहीं बंगाल का, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला खाली गवर्नर था, फिर गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। इसने प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत की 1973 में और द्वैध शासन को कर दिया समाप्त। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी उसको इसने समाप्त कर दिया। उच्च न्यायालय की स्थापना करी थी इसने कलकत्ता में 1774 में। इसने कुछ कुछ अच्छे काम भी किए, है ना। प्रथम मदरसा खोला कलकत्ता में, बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना इसने करी। तो ये वॉरेन हेस्टिंग हो गया। अब इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में जो नागरिक सेवा का जनक है वो किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा पुलिस का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी। अच्छा, ये एक और कॉर्नवालिस से संबंधित फैक्ट है कि कॉर्नवालिस का मकबरा भी यही है यूपी के गाजीपुर में, ठीक है। गाजीपुर से कौन कौन है बताओ? यूपी के गाजीपुर से अगर आप में से कोई है तो बताना, ठीक है। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। बस इसके बारे में ये ध्यान रखना किसने विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना करी थी, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वो तो बंगाल के हमने अभी तक पढ़े, ये भारत का बना पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने बढ़िया बढ़िया काम करे। क्या क्या? सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा का अंत किया, और इसने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मैकाले शिक्षा पद्धति का अनुमोदन भी इसने करा। इसमें क्या था मैकाले की शिक्षा पद्धति में कि भाई जो उच्च स्तर की शिक्षा है और माध्यमिक स्तर की शिक्षा है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, ये बात बोली थी इसने। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसने क्या किया? इसने ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। राज्य हड़प नीति चलाई, ये बहुत पूछा जाता है राज्य हड़प नीति। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं। तो ये चीज इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य हड़प नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और बाकी आपको इसमें क्या याद रखना है? सिविल सेवा का जनक इसको माना जाता है, डाक सेवा का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, सॉरी सिविल सेवा का नहीं, रेल सेवा का। और लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ये याद रखना, पूछा जाता है आपके पेपर में। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर जो है मुंबई से थाने तक सबसे पहली रेल चली थी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सिविल सेवा हेतु परीक्षा की शुरुआत इसने की थी, ना कि सिविल सेवा की। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन कौन, जितने भी यहाँ पर भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने साम्राज्य की स्थापना की, किस किस को गवर्नर, किस किस को गवर्नर जनरल बनाया, ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस आज समाप्त होता है। और दोस्तों आप लोग सबसे ज़्यादा, आपसे मेरी यही शिकायत रहती है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट नहीं करते हैं क्लासेस। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब आगे क्या करूँगी, मुझे जो जो चीज़ें ठीक लगती रहेगी, कि मुझे कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें और बतानी चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी लगातार। तो वैसे संपूर्ण तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी विशेष है कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए। जितना भी मैंने आपको कवर कराया है उन सभी क्लासेस को एक बार, अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से, और नहीं बनाए हैं तो सारी क्लासेस को एक बार स्पीड से चला करके आप उनका रिवीजन कर लीजिए। आपको बड़ा अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।